हेलो मैजिकल माइंड्स, वेलकम टू eduattack.com। तो डियर, आज का हमारा टॉपिक है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस का सबसे पहले आपको पर्पस पता होना चाहिए कि बेसिकली हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो आपको अच्छे से पता है कि हर एक बिजनेस या हर एक जो कंपनी होती है उसका मेन मोटिव क्या होता है। अगर हम देखें तो उसका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना। हर एक कंपनी अगर बिजनेस में बने रहना चाहती है तो उसका मेन मोटिव क्या होगा? उसका मेन मोटिव होगा कि वो कैसे अपने प्रॉफिट को डे बाय डे इंक्रीज कर सके या प्रॉफिट को बढ़ा सके। ये बात आप मानते हैं, राइट? तो अब यहां पर बेसिकली अगर प्रॉफिट को बढ़ाना है तो उसके लिए क्या चाहिए आपको? उसके लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग चाहिए। ठीक है, कि कैसे भाई प्रॉफिट को बढ़ाया जाए। और प्लानिंग का काम किसका होता है? जो हमारे बिजनेस के मैनेजर्स होते हैं उनका काम होता है प्लानिंग का। गॉट माय पॉइंट? ठीक है। तो जो मैनेजर्स होते हैं वो टाइम टू टाइम जो है डिफरेंट टाइप की प्लानिंग करते रहते हैं और उनके माइंड में अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो हमारे अलग अलग मैनेजर होते हैं उनके दिमाग में अलग अलग टाइम पे अलग अलग क्वेरीज आती हैं जिनको वो पहले सॉल्व करते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपने बिजनेस का प्लान बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं तो अगर कोई मैनेजर अपना सेल्स प्रमोशन एक्सपेंडिचर सेल्स प्रमोशन एक्सपेंडिचर सपोज आपका 5 लाख का कर रहा है, छोटा हम एसएमई बिजनेस लेके चल रहे हैं, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंडिचर 5 लाख का कर रहा है और इसके कारण उसकी जो सेल्स है वो 50,000 यूनिट्स की सेल जो है बढ़ जाती है। ठीक है, 5 लाख का प्रमोशनल एक्सपेंडिचर करने के कारण उसकी 50,000 सेल्स बढ़ जाती है और उसको ये जानना है कि इसका इम्पैक्ट जो है वो प्रॉफिट पे क्या होगा, इसका प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट होगा, उसको ये जानना है। ठीक है, या फॉर एग्जाम्पल दूसरा आपको अगर मैं केस दूं, मैं आपको बोलूं कि साल में एक पर्टिकुलर बिजनेस में 50 लाख का जो प्रॉफिट है वो अर्न करना है, वो प्रॉफिट अर्न करना है। तो इतना प्रॉफिट अर्न करने के लिए आपकी कितनी यूनिट्स की सेल होनी चाहिए? इतना प्रॉफिट अर्न करना है तो कितनी यूनिट्स की सेल होगी कि आप 50 लाख का प्रॉफिट अर्न कर सकोगे? या इसका रिवर्स भी हम क्वेश्चन बना सकते हैं कि अगर आपने एक पर्टिकुलर बिजनेस में कह लीजिए कि 10,000 यूनिट सेल की तो उसमें कितना प्रॉफिट होगा? ठीक है, इसके बाद तो और भी कॉम्प्लेक्स बढ़ता है जिसको हम प्रोडक्ट मिक्स या सेल्स मिक्स बोलते हैं। ठीक है, क्या अगर आपके पास एक प्रोडक्ट नहीं है, एक से ज्यादा प्रोडक्ट है, ठीक है, ए बी सी अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, तो इसका आपका कितने यूनिट आप सेल करोगे? ए के कितने यूनिट सेल करोगे, बी के कितने यूनिट सेल करोगे, सी के कितने यूनिट सेल करोगे कि टोटल प्रॉफिट जो है इतना आ जाए? ठीक है, तो ये अभी जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको चीजें जो है वो समझ में आएगी। तो ये जो सारे क्वेरीज मैंने आपको बताया, ये जो सारे कैलकुलेशंस हैं उसका जो आंसर, जो ये कैलकुलेशंस है, ये सारे कैलकुलेशंस कैसे हैं? सीवीपी एनालिसिस के हैं। देयर आर 3 वर्ड्स, ठीक है, कॉस्ट, वॉल्यूम, प्रॉफिट। एंड ये तीनों टर्म्स आपस में इंटर रिलेटेड है। यानी कॉस्ट का इंपैक्ट प्रॉफिट पे पड़ेगा, वॉल्यूम यानी क्वांटिटी का इंपैक्ट जो है प्रॉफिट में पड़ेगा, इंटरकनेक्टेड है। ये तीनों जो टर्म्स हैं ये पूरे के पूरे आपके इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है, तो इट मींस कि एक प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होती है, कॉस्ट निकालने के बाद ही आप सेलिंग प्राइस जो है वो डिसाइड कर पाओगे। ठीक है, और जब आप कॉस्ट निकाल लोगे और सेलिंग प्राइस आप डिसाइड करते हो तो प्रॉफिट को देखते हुए करते हो। ठीक है, और सेलिंग प्राइस जो होता है वो एक यूनिट का होता है।
ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि कितने यूनिट्स आपके सेल हुए, यानी क्वांटिटी, और क्वांटिटी का मतलब होता है क्या होता है, वॉल्यूम। ठीक है, तो क्वांटिटी का इम्पैक्ट भी पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा क्वांटिटी सेल होगी तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा प्रॉफिट जो है वो होगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो ये आपको समझ में आया कि बिजनेस मैनेजर्स जो अलग अलग डिपार्टमेंट के मैनेजर्स हैं उन सबके पास बहुत सारी इस टाइप की कैलकुलेशंस रहती है, और आप यहाँ पर आज जो है उस रोल को समझने जा रहे हो, मैनेजर के रोल को समझने जा रहे हो। आप में तो बहुत सारे लोग अकाउंटेंट भी बन सकते हैं, मैनेजर भी बन सकते हैं, अलग अलग फील्ड में जा सकते हैं। तो बेसिक ये क्या कैलकुलेशन होती है इसको हम देखेंगे, कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के भी मैं आपको एग्जांपल्स लेके चीजों को कराऊंगी। राइट, तो आपने यहां पर देखा कि प्रॉफिट में किन किन चीजों का इंपैक्ट पड़ता है। सबसे पहले मैं यहां पे लिखूंगी चेंजेस इन सेलिंग प्राइस, चेंजेस इन सेलिंग प्राइस। ठीक है, दूसरा मैं यहां पे लिखूंगी चेंजेस इन वॉल्यूम ऑफ सेल्स, चेंजेस इन वॉल्यूम ऑफ सेल्स। नेक्स्ट मैं यहां पे लिखूंगी चेंजेस इन वेरिएबल कॉस्ट, एंड नेक्स्ट इज चेंजेस इन फिक्स्ड कॉस्ट। राइट, अब आप सोचो, आप एक बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर जो भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो, आपकी सपोज आपने कॉफी शॉप ली, अभी आप एक ही टाइप की कॉफी जो है वो सेल करते हो, ठीक है, और आपके शॉप में कभी 1000 कप, कभी 2000, 1500, 1800 कप जो है वो डेली कॉफी के जो है वो सेल होते हैं। तो आप एक बात बताइए, अगर आप एक कप कॉफी का प्राइस, सेलिंग प्राइस चेंज कर देंगे, अगर आप सेलिंग प्राइस ज्यादा कर देंगे और कॉस्ट आपकी सेम है, तो प्रॉफिट आपका इंक्रीज होगा, ऑब्वियस सी बात है। या सेलिंग प्राइस अगर आप कम कर देंगे, हम ये असम्पशन लेके चल रहे हैं कॉस्ट हमारी सेम है, तो प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा। यानी कि अगर आप एक कप का सेलिंग प्राइस पहले आपका 100 रुपए का था और आपने 120 रुपए कर दिया, तो उसका इंपैक्ट आपका प्रॉफिट पे आएगा। ठीक है, अगर आपकी किसी मंथ में आप मान के चलो अप्रोक्स 50,000 कप्स ऑफ कॉफी सेल हो गए हैं, लेकिन किसी मंथ में 30,000 ही कप्स ऑफ कॉफी सेल हुए हैं, ठीक है, तो जिस मंथ में जितने ज्यादा कॉफी के कप सेल होंगे उसका इंपैक्ट प्रॉफिट पे पड़ेगा। ज्यादा क्वांटिटी सेल होगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, अदरवाइज प्रॉफिट घटेगा। गॉट माय पॉइंट? ठीक है, अब चेंजेस इन वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? यहां पे एक वर्ड आया वेरिएबल, इसको समझना जरूरी है, अभी हम इस पर फर्दर भी डिस्कशन करेंगे। वेरिएबल का मतलब क्या होगा? आप अगर कॉफी बना रहे हैं, ठीक है, अगर आप एक कप कॉफी बना रहे हैं तो उस एक कप कॉफी बनाने में आपको क्या क्या लग जाता है? अगर हम मटेरियल की बात करें, हमारा मिल्क लगेगा, ठीक है, कॉफी पाउडर लगेगा, मिल्क लगेगा, शुगर लगेगी, ठीक है, मे बी कॉफी मशीन से बन रही हो, ठीक है, या कॉफी अगर आप नॉर्मल जो मिल्क है वो नॉर्मल स्टोव पे आप उसका जो मिल्क है वो गर्म कर रहे हैं, राइट, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी गैस भी लगेगी। मतलब कुल मिला के अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट की बात करूं तो ये वो कॉस्ट है कि जब आप कॉफी बनाते हो तब आपका मिल्क लगेगा, तब आपका कॉफी पाउडर लगेगा, तब आपका शुगर लगेगा। अगर आप कॉफी नहीं बना रहे हो तो ये चीजें खर्च नहीं होंगी, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट। यानी आप कॉफी बनाते हो तो खर्च होता है, आप कॉफी नहीं बनाते हो तो खर्च नहीं होता है। अब आपकी टोटल वेरिएबल
कॉस्ट जो है एक कॉफी को बनाने की सपोज 60 रुपीज आ रही थी और आप 100 रुपए की कॉफी जो है बेच रहे थे, सेलिंग प्राइस हमारे कॉफी का क्या था, 100 रुपए था। अभी हमने इस पे फिक्स्ड कॉस्ट की बात नहीं की है, ठीक है। सेलिंग प्राइस क्या है, 100 रुपए है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो क्या आता है, कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कितना है, 40 रुपीज। लेकिन अगर यही 60 रुपीज से बढ़कर 65 रुपीज हो जाए तो 100 माइनस 65 करोगे तो कंट्रीब्यूशन और क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। यानी कि आपके प्रॉफिट पे इंपैक्ट पड़ रहा है, यस आपके प्रॉफिट पे इंपैक्ट पड़ रहा है। समझ में आ रही बात। तो चेंजेस इन वेरिएबल कॉस्ट का भी इंपैक्ट जो है वो प्रॉफिट पे पड़ता है। अब अगर आपने कॉफी मशीन खरीदी, ठीक है, आपने कॉफी मशीन खरीदी, ठीक है, आप कॉफी शॉप का रेंट दे रहे हो, आपने एक पर्सन रख रखा है केटरिंग के लिए, कॉफी बनाने के लिए, ठीक है, उसकी जो आप सैलरी दे रहे हो, तो ये सारे खर्चे, सपोज आपने कॉफी मशीन ली थी 40,000 की, ये तो वन टाइम चलो एक्सपेंस। रेंट जो है आप दे रहे हो शॉप का 20,000 रुपीज पर मंथ, सैलरी आप दे रहे हो 10,000 रुपीज पर मंथ। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, चाहे आप कॉफी बेचो चाहे ना बेचो, ये जो सारे के सारे खर्चे हैं ये फिक्स्ड नेचर के हैं, सारे के सारे खर्चे फिक्स्ड नेचर के हैं। यानी कि इन खर्चों को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आपकी कॉफी बिक रही है कि नहीं बिक रही है, ये खर्चे हो चुके, ऑलरेडी हो चुके, ठीक है। कॉफी मशीन का खर्चा हो चुका है, रेंट आप पहले मंथ का दे चुके, सैलरी अभी मे बी आप फ्यूचर में दोगे, ठीक है। लेकिन इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आपकी कॉफी बिके या ना बिके, इररिस्पेक्टिव ऑफ द योर सेल्स यूनिट, ये खर्चे होंगे ही होंगे। ये आपके क्या कहलाते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट कहलाते हैं। तो क्या फिक्स्ड कॉस्ट का इंपैक्ट प्रॉफिट पे पड़ता है, ये अभी हम आगे देखेंगे, पड़ता है, ठीक है। तो इन चीजों पे हमें जो है अभी एनालिसिस करनी है, यहां पे हमें इन चीजों पे एनालिसिस करेंगे। यहां पे जब हम कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस की बात कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले, जैसे कि अभी मैंने आपको फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट बताया, एक बार इसको और देख लेते हैं। अभी मैंने आपको कॉफी शॉप का एग्जांपल दिया, अभी मैं एग्जांपल दे रही हूं, सपोज आपकी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ठीक है, शर्ट बनाती है आपकी यूनिट, ठीक है। अब आपने स्टिचिंग मशीन ली, मशीन बाय की, ठीक है, आपकी फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में मशीन लगी होगी, ठीक है। आपने जितने की भी मशीन बाय की, सपोज आप 2 लाख रुपए की मशीन खरीद के लाए थे, ठीक है। अब फैक्ट्री में आपका एक गार्ड लगा होगा, स्वीपर लगा होगा, फैक्ट्री बिल्डिंग का रेंट होगा, ठीक है, बहुत सारे आपके खर्चे होंगे। मैं कह रही हूं कि सैलरी, आप सबकी सैलरी मिलाकर आपने लगाया कि ₹3 लाख पर मंथ चला जाता है, ठीक है। फैक्ट्री बिल्डिंग का जो रेंट है वो आपका 1,50,000 पर मंथ चला जाता है। इसके अलावा कुछ अदर एक्सपेंसेस, मिनिमम टेलीफोन बिल और ये सब है, तो अदर एक्सपेंस आपके सपोज 50,000 के और हैं। तो आपने देखा आपके 7 लाख के टोटल खर्चे हैं। ये जो 7 लाख के खर्चे हैं ये तो होंगे ही होंगे, चाहे आप एक भी शर्ट स्टिच करिए या ना करिए, मशीन आप ऑलरेडी खरीद चुके, सैलरी आपने मंथली सैलरी का कमिटमेंट किया, आप दोगे ही दोगे। पीस वेजेस अलग होती है, यहाँ पे हम पीस वेजेस की बात नहीं कर रहे हैं, सैलरी हमारा टाइम वेजेस होता है, हमने मंथली कमिटमेंट कर रखी है, ठीक है। टाइम बेसिस पे जो है वो सैलरी दिया जाता है।
ठीक है। रेंट आपका मंथली कमिटमेंट है, आप दोगे ही दोगे, और अगर कुछ और अदर एक्सपेंसेस है, मिनिमम टेलीफोन बिल, मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो आप दोगे ही दोगे, रिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट कि आपके प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप शेड बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो। इट मीन्स अगर फिक्स कॉस्ट का ग्राफ देखें तो यहां एक्स एक्सेस में एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस में रुपीस होता है और एक्स एक्सेस में यूनिट्स होता है। ठीक है, तो यहां पे आप देखोगे कि चाहे आप 1000 यूनिट्स बनाओ, चाहे आप 2000 यूनिट्स बनाओ, 3000 यूनिट्स बनाओ, ठीक है, ऐसे ही यहां पे ये बढ़ता रहेगा 4000, 5000, 6000, 7000, 8000। ठीक है, अगर ये ₹7 लाख का खर्चा है तो ये इसकी लाइन क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि सेम है, यानी कि ये सेम ही रहेगी। भले यहां पे आपका क्या आ जाएगा, 0 यूनिट आ जाएगा, यानी कि आप कुछ भी नहीं बना, तो भी फिक्स्ड कॉस्ट होगी ही होगी। ठीक है, अब आ जाते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या है? अब अगर आप एक शर्ट बना रहे हैं, शर्ट बनाने में क्या लगेगा, मटेरियल, फैब्रिक, बटन्स, बकरम लगती है जो कॉलर का पार्ट होता है। ठीक है, सपोज ये सब मिला के हम निकाले कि हमारा एक शर्ट बनाने में अप्रोक्स 450 रुपीज फैब्रिक, बटन्स, बकरम की कॉस्ट यहां पर मिला के लग रही है। ठीक है, इसके अलावा आप सपोज यहाँ पे टेलर को पीस वेजेस देते हो, यानी कि पर शर्ट आप देते हो। ठीक है, तो वेजेस पर यूनिट, मतलब कि यूनिट वाइज दे रहे हो, सैलरी नहीं दे रहे हो, मंथली नहीं दे रहे हो, पर यूनिट आप वेजेस दे रहे हो। ठीक है, टेलर जो है वो आपसे 100 रुपीज ले लेता है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, टोटल आपका कितना लगा, टोटल यहां पे हम वेरिएबल कॉस्ट ले रहे हैं 550 रुपीज हमारा जो है लगा, 550 रुपीज लगा। तो आप अब ये समझो कि अगर आप एक शर्ट बनाओगे तो केवल 550 लगेगा, दो शर्ट बनाओगे तो 550 इंटू 2 लगेगा, तीन शर्ट बनाओगे तो 550 इंटू 3 लगेगा। ठीक है, और अगर 10,000 शर्ट बनाओगे तो 550 इंटू 10,000, यानी कि आपका 55 लाख रुपीज लग जाएगा, 55 लाख रुपीज लग जाएंगे। अगर हमारी कितनी शर्ट्स रहती है, 10,000 शर्ट्स आप बनाते हो तो टोटल आपका कितना लग जाता है, 55 लाख रुपीज लग जाते हैं, क्योंकि आपने 10,000 को मल्टीप्लाई कर दिया 550 ईच से, राइट, तो 55 लाख लग जाते हैं। यानी कि यहां पे भी हम ये रुपीज में देखेंगे। ठीक है, और यहां पे हम क्या देखेंगे, यूनिट्स में देखेंगे। यानी कि जैसे जैसे हमारी यूनिट्स बढ़ती जाती है, सेम प्रपोर्शन में वेरिएबल कॉस्ट भी क्या है, पर यूनिट बढ़ती जाती है। 0 यूनिट है तो 0 वेरिएबल कॉस्ट है, 1000 यूनिट है तो 1000 की वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे आपकी लगेगी। जैसे जैसे यूनिट्स आपकी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट भी सेम प्रोपोर्शन में बढ़ती जा रही है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, फिक्स कॉस्ट क्या होती है। वेरिएबल कॉस्ट तभी इनकर्ड होती है जब हम प्रोडक्शन करते हैं, राइट, लेकिन जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपकी सेल हो रही है नहीं हो रही है, प्रोडक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, वो होगी ही होगी, राइट। तो कोई भी बिजनेस हो,
आप देखते हैं लोन पेमेंट, सैलरीज, इंश्योरेंस प्रीमियम, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, रेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो आपने सेल्स वाले रखे हैं, दुनिया भर के ऑफिस में काम करने वाले रखे हैं जिनकी पर मंथ सैलरी है, वो सब आपके फिक्स कॉस्ट में आएंगे। और लेबर, वेजेस, यूटिलिटी एक्सपेंसेस, लेबर वेजेस का मतलब यहाँ पे ये कह रहे हैं, ये आपने पीस वेजेस के हिसाब से रखा है। सेल्स कमीशन, अगर सेल्स होगी तो आप दोगे, और नहीं होगी तो नहीं दोगे, तो वेरिएबल नेचर। पैकेजिंग आप तभी करोगे जब आपकी सेल होगी, रॉ मटेरियल आपका तभी लगेगा जब आपकी सेल होगी, तो दीज आर वेरिएबल कॉस्ट, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने सफर में, और यहां पे हम देख रहे हैं कि ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है। ब्रेक इवन एनालिसिस सीवीपी रिलेशनशिप में एक टेक्निक है जिसको हमें समझना होता है, और बहुत इजी शब्दों में मैं कहूं तो ब्रेक इवन एनालिसिस का मतलब दैट लेवल ऑफ प्रोडक्शन की यहां पे बात कर रहे हैं कि कितना अगर हम प्रोड्यूस करेंगे तो हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस हो। क्या मतलब हुआ मैम? इसका मतलब ये हुआ कि आपकी सेल्स इतनी सफिशिएंट है कॉस्ट को कवर करती है। टोटल जितना आपने अपने पॉकेट से पैसा लगाया था वो सेल्स सबको कवर करती है, लेकिन प्रॉफिट नहीं हुआ और लॉस भी नहीं हुआ क्योंकि पूरी की पूरी कॉस्ट आपकी निकल गई। तो दैट इज कॉल्ड ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब हुआ कि वो लेवल ऑफ प्रोडक्शन, यहां पे लेवल ऑफ प्रोडक्शन जो मैंने बोला, ये मैंने ब्रेक इवन पॉइंट की डेफिनेशन दी कि ब्रेक इवन पॉइंट वो लेवल ऑफ प्रोडक्शन होता है जहां पे कोई प्रॉफिट और कोई लॉस नहीं होता है, यानी कि सेल्स जो है वो कॉस्ट के बराबर होती है। तो ये तो मैंने आपको ब्रेक इवन पॉइंट की डेफिनेशन बता दी, ये हमारे ब्रेक इवन पॉइंट की डेफिनेशन हो गई, राइट। अब बेसिकली इसकी एनालिसिस हम क्यों करते हैं? एनालिसिस हम इसलिए करते हैं कि यहां पर हमें ये डिसाइड करना होता है। एक बार बताओ, अगर हमें ये पता है कि 10,000 शर्ट्स हम सेल करेंगे तो नो प्रॉफिट नो लॉस में रहेंगे, तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम 10,000 शर्ट से ऊपर सेल करें, राइट। तो 10,000 से ऊपर जितना भी हम सेल करेंगे ऑब्वियस सी बात है हमारा प्रॉफिट जो है बढ़ता जाएगा। तो हमें पता है भैया हमें अगर लॉस में नहीं जाना है तो हमें मिनिमम 10,000 शर्ट्स जो है वो सेल करनी है। मतलब कि कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट में जो रिलेशनशिप है उसमें ब्रेक इवन पॉइंट और ज्यादा क्लैरिटी ला देता है। और ये जो टॉपिक है ये आपके थ्योरी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज कॉस्ट वॉल्यूम एनालिसिस एंड व्हाट इज ब्रेक इवन एनालिसिस। और जब भी आप कॉस्ट वॉल्यूम एनालिसिस और ब्रेक इवन एनालिसिस की बात करोगे आपको assumptions लिखने मस्ट हैं, और वन बाय वन हम ये सारे assumptions जो हैं वो अभी देख रहे हैं। अभी हमने थ्योरेटिकल पार्ट ही किया है, हम न्यूमेरिकल पार्ट पे नहीं आए। एक बार आपको चीजें क्लियर हो जाए तो हम इजीली जो है वो न्यूमेरिकल पार्ट पे आ जाएंगे।